चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो उद्देश्य में हम लोग पढ़ रहे थे कि वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम अगर हम लोग देख रहे थे तो वंशानुक्रम की प्रत्येक व्यक्ति का जो जेनेटिक होता है वो अलग होता है, जो उसके माता पिता या उसके पूर्वज से मिलता है। तो उसका ज्ञान प्राप्त करना भी हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो छात्रों के वातावरण का अध्ययन करना। छात्रों के इन्वायरमेंट कि वो किस इन्वायरमेंट या छात्रों के इन्वायरमेंट का अध्ययन करना कि वो किस तरह के वातावरण में रहते हैं। जैसे उसका वातावरण अगर हम लोग कह सकते हैं कि उसका घर का वातावरण कैसा है, उसका स्कूल का वातावरण कैसा है, उसका समाज का वातावरण कैसा है, या फिर उसका शैक्षिक वातावरण क्या है कैसा है, या फिर ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि उसका फ्रेंड सर्कल्स का जो है, उसके सहपाठी जो है या उसके दोस्त जो हैं वो किस तरह के इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। क्योंकि बच्चे के ऊपर इन्वायरमेंट का प्रभाव उसके जन्म के समय से ही पड़ना शुरू हो जाता है। बच्चा जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है उस तरह के गुण उसके अंदर विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसलिए छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए या फिर शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य बन जाता है कि बच्चे के वातावरण के बारे में जाना जाए। अगर हम बच्चे के वातावरण को अगर बेहतर करेंगे, बच्चे को बेहतर प्रॉपर इन्वायरमेंट देंगे तो उसका बेहतर सर्वांगीण विकास हो पाने में सहायता मिलती है। उसके बाद से हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन। व्यक्तिगत विभिन्नता अगर हम लोग बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंस। तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से गुणों में विभिन्नता है, उनके प्रत्येक व्यक्ति में जो क्वालिटीज हैं वो क्वालिटी में विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कि योग्यता एक क्वालिटी है, एबिलिटी क्वालिटी है, क्षमता उसकी चैरिटी जो उसकी क्वालिटी है, उसके बाद से सामर्थ्य एबल उसमें अलग है, विभिन्नता है, रुचि में विभिन्नता है, विकासात्मक विशेषता के अंदर जो विशेषताएं आती हैं, जो क्षमताएं आती है उसमें विभिन्नता देखने को मिलती है, बुद्धि में विभिन्नता देखने को मिलती है, इमोशनल कंट्रोलिंग में देखने में विभिन्नता मिलती है। इस तरह से हम लोग प्रत्येक व्यक्ति की विभिन्नताओं को देखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसका अध्ययन करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप करिकुलम हमें तैयार करने में शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुरूप हम लोगों को करिकुलम रेडी करने में मदद मिलता है। अब यहाँ से हम लोगों की बात आती है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पॉइंट जो होता है सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन। अब यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया अगर हम लोग देखते हैं कि शिक्षा में अगर दो पॉइंट आते हैं, एक शिक्षा और एक लर्निंग और टीचिंग के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं तो एक शिक्षा है जिसे हमें किसके पास ट्रांसफर करना है, हमें बच्चे के पास ट्रांसफर करना है, बच्चे के जो जन्मजात गुण है उन्हें विकसित करना है, उसे बेहतर करना है। तो बेहतर करना है तो एक तरफ शिक्षा है और दूसरी तरफ एक बच्चा है। तो इन दोनों के मध्य में एक शिक्षा को क्या कहाँ से बुक से ट्रांसफर करके बच्चे के ज्ञानात्मक विकास को विकसित करना है। तो इसके लिए हम लोगों के पास जो दूसरा पॉइंट आता है कि इन्वायरमेंट के अंतर्गत जो लर्निंग मटेरियल्स हैं या फिर सीखने सिखाने की जो प्रक्रियाएं हैं या सीखने सिखाने का जो भी विकल्प है या इन्वायरमेंट है वो भी काफी महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है कि उसको भी हमें बेहतर करना है। तो उसमें हम लोगों को देखना है कि सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन। सीखने की प्रक्रिया करने का मतलब है कि लर्निंग प्रोसेस। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि लर्निंग प्रोसेस की अगर देखते हैं कि प्रोसेस प्रक्रिया किसी भी काम को करने का जितना सिंपल प्रोसेस होता है उतना ही इफेक्टिव ढंग से उस काम को किया जा सकता है या फिर उस काम को काफी कम समय में काफी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जैसे अगर नॉर्मल से अगर हम लोग बात करते हैं तो एक प्रोसेस अगर हमारे पास होता है तो प्रोसेस अगर किसी प्रोसेस के तहत अगर हम लोग काम करते हैं, किसी प्लानिंग के तहत किसी काम को करते हैं तो उस काम को अधिक से अधिक वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है या फिर अपने अचीवमेंट को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे लर्निंग जो है लर्निंग एक प्रोसेस है, क्योंकि लर्निंग क्या है बच्चे में जन्मजात गुण नहीं है, वो बच्चे में जन्म के साथ वो बच्चा किसी गुण जैसे अगर हम लोग लिखने पढ़ने की अगर बात कर लेते हैं तो अगर शिक्षा से संबंधित अगर लिखने की बात करते हैं तो बच्चा जन्मजात लिखना नहीं जानता है। बच्चा इन्वायरमेंट में आने के बाद उसे सिखाया जाता है और प्रोसेस जितना इजी होगा, प्रोसेस जितना सिंपल होगा उतना ही बेहतर तरीके से बच्चा लिखना पढ़ना सीख जाएगा। तो यहाँ पे बात आती है हम लोगों का कि शिक्षा मनोविज्ञान जब
सीखने से संबंधित हर एक प्रक्रियाओं का जब अध्ययन करता है, हर एक प्रक्रियाओं में उसे सिंपल और सटीक बनाने का प्रयास करता है, तो मुख्य काम आ जाता है प्रोसेस कि शिक्षा मनोविज्ञान के मदद से हम लोग लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी सिंपल करने पर बल देते हैं और सिंपल करके उसे बच्चे को समझाने में और उसे बेहतर विकास देने में इसके मदद से सहायता मिलती है। उसके बाद से जो हम लोग हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षण सिद्धांत एवं शिक्षण विधियों का अध्ययन। शिक्षण सिद्धांत करने का मतलब है कि लर्निंग प्रिंसिपल और यहाँ पे हो जाता है टीचिंग मेथड्स। तो सीखने के जो सिद्धांत है, सीखने के कौन कौन से सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों का किस तरह से हम लोग शिक्षा जगत में अप्लाई करते हैं या फिर उसको हम लोग कितने बेहतर तरीके से लर्निंग प्रोसेस को सिंपल करने में मदद मिलता है। और उसके साथ साथ हम लोग शिक्षण विधियों का अध्ययन की जो शिक्षण विधियां हैं जो हम लोग टीचिंग मेथड से इस्तेमाल करते हैं, जो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए प्रत्येक टॉपिक के लिए अलग अलग शिक्षण विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं और हर एक शिक्षण विधि के माध्यम से हम लोग टॉपिक को बच्चे को समझाने के लिए एक बेहतर प्रोसेस में उसे कन्वर्ट करके हम बच्चे को क्लासरूम में या फिर हम लोग टीचिंग को बच्चे के तक टीचिंग कर बच्चे के अंदर हम लोग बेहतर से बेहतर ज्ञानात्मक विकास करने पर बल देते हैं। उसके बाद से हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शिक्षण सामग्री तथा अधिगम सामग्री का निर्माण करना। शिक्षण सामग्री करने का मतलब है कि शिक्षण टीचिंग मटेरियल को इस्तेमाल करना। अगर हम लोग प्रोसेस को अगर सिंपल करेंगे तो प्रोसेस तभी सिंपल होगा जब उसमें हम लोग नए नए टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, नए नए शिक्षण मटेरियल्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं। कि अगर जितना बेहतर तरीके का टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उतना ही बेहतर तरीके से हम लोग टीचिंग को इफेक्टिव कर सकते हैं और टीचिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। जिसमें अधिगम सामग्री का निर्माण करना, अधिगम सामग्री का निर्माण करने का मतलब टीएलएम को हम लोग खुद से भी निर्मित कर सकते हैं और तरह तरह के हम लोग मॉडल्स, चार्ट पेपर्स या फिर हम लोग लाइव मॉडल भी हम लोग प्रेजेंट करके हम लोग शिक्षण को काफ़ी बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोग के पास जो नेक्स्ट पॉइंट होता है छात्रों के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन। अब यहाँ पे देखना है कि प्रत्येक छात्र में अगर व्यक्तिगत विभिन्नता है तो व्यवहार की भी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता में अगर हम लोगों को देखना है तो जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा तीव्र बुद्धि का है, कोई बच्चा मंद बुद्धि का है, कोई बच्चा अगर व्यवहार इमोशन के आधार पर देखे तो कोई बच्चा भावुक होता है, कोई बच्चा काफ़ी एग्रेसिव होता है। तो इस तरह का हम लोगों को पास अलग अलग तरीके के व्यवहार देखने को मिलते हैं। तो उस व्यवहार के अध्ययन में हमें मदद मिलता है जो जिसके इन विशिष्ट बच्चों के व्यवहार के अनुरूप उन्हें शिक्षित करने में काफ़ी अधिक मदद मिलता है। उसके बाद से हम लोगों के पास होता है शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन। शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करने का मतलब है कि टीचिंग प्रॉब्लम्स। अगर शिक्षण के दौरान या शिक्षण में बेहतर तरीके के अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान करना होता है। अगर टीचिंग इन्वायरमेंट में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है या फिर क्लासरूम में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, शिक्षक से संबंधित कोई प्रॉब्लम होता है या फिर छात्र से संबंधित कोई प्रॉब्लम होता है, बुक से संबंधित प्रॉब्लम होता है, तो वो सारी जितनी भी शिक्षा से संबंधित हर एक समस्याएं जो होती है उन समस्याओं का अध्ययन करके मनोविज्ञान क्या करता है उसमें बेहतर सुधार करता है और उसे बेहतर एक सिंपल करने का प्रयास किया जाता है और उनकी शिक्षा से संबंधित हर एक समस्याओं को दूर करके शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के ऊपर बल दिया जाता है। तो ये हो गया हम लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। अब इसको अगर हम लोग कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चंस में पूछता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य ये हो जाएगा। अगर पूछता है शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य वर्ग क्या है तो वर्ग भी यही हो जाएगा, वर्ग भी यही हो जाएगा। यूटिलिटी उपयोगिता क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता भी हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान बच्चे की योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य के बारे में जानने का प्रयास करता बल देता है। उसके छात्रों की रुचियों में विकास होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसकी अवस्थाएं, वंशानुक्रम, वातावरण, व्यक्तिगत विभिन्नता और लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग प्रिंसिपल्स, शिक्षण सिद्धांत। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि
जो शिक्षा मनोविज्ञान का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उद्देश्य हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, यूटिलिटी हो जाएगा, इस तरह से 2-3 क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अगर शिक्षक के लिए क्यों अनिवार्य है, तो जो अगर शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के नॉलेज को अपने अंदर रखता है तो वो समस्या के कारण का अध्ययन करेगा, क्योंकि कोई भी समस्या जब उत्पन्न होती है तो उसका कोई ना कोई एक कारण होता है। अगर उस कारण को हम लोग अगर सोल्व कर देंगे तो वो समस्या को के समाधान में हमें काफ़ी अधिक मदद मिलती है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।